Hello student, welcome in your channel Chemistry in Simple Way. In this way, today I will explain you about the colligative property. Colligative property जो टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का स्टूडेंट टॉपिक है क्लास 12 colligative property का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वो आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के ऑब्टेन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सॉल्यूशंस, अ न्यू टॉपिक colligative property. Dear student, now I am going to tell you about the colligative property. सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है colligative property. colligative property जो आपका एग्ज़ाम में 100% इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। colligative property के बारे में हम लोग सीखेंगे कि पहले तो जनरल स्टडी अबाउट द colligative property। colligative property होता क्या है, देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है। colligative property क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, ना कि उनके नेचर पर। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आई मीन सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि उनके नेचर पर। ये इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ओके, ना कि उनका नेचर। उनका नेचर किस टाइप है इस फैक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, नाउ वी विल फर्दर डिवाइड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन 4 कैटेगरी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmosis and osmotic pressure. Now student, I will describe here the first topic, relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए आप, ये इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में दिया हुआ है। देखो आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, किस टाइप से कैसे क्या पेपर होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम एक्सप्लेन करने के पहले आपको स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने चाह रहे हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है कि आपका जो एक होता है प्योर सॉल्वेंट एंड अदर होता है सॉल्यूशन। तो सपोज दैट मैं बता रहा हूँ वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। वेपर प्रेशर कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे, क्या चेंजेज होगा। तो जैसे स्टूडेंट जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो इसके 2 पार्ट होते, 2 पार्ट से हम स्टडी करते हैं इसकी। जैसे फर्स्ट टॉपिक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट इज द प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, वाटर। एंड अनोदर, जब प्योर सॉल्वेंट में मैंने किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस दोज सॉल्यूट विच हैज़ द हाई बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होगा जिस सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या सॉल्वेंट की कंपेयरिंग में ज़्यादा हो। समझ गए हो कैसा होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे हमारे पास वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं वाटर में ऐसे सॉल्यूट को डिजोल्व करूं जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा हो, तो वो सॉल्यूट वाटर की करस्पॉन्डिंग हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। अब अगर सपोज दैट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने ऐसे सॉल्यूट को डिजोल्व किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। समझ गए होंगे स्टूडेंट वॉलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किस टाइप का होता है। वॉलेटाइल सॉल्यूट में कंडीशन क्या होगी, वॉलेटाइल सॉल्यूट में जो है वो आपका वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होगा, वाटर के साथ वो सॉल्यूट डिजोल्व होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से लेस है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐसा सॉल्यूट डिजोल्व होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो NaCl को यहाँ पर देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया गया है वाटर में। तो आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट में वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है किसके साथ, वाटर के साथ। देन उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का 100% जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओबियसली इंक्रीज हो जाएगा, जनरल सी बात है।
हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है वो सारा का सारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, बट जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, बट NaCl की वजह से जो वाटर जो था वो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाएगा इस कंडीशन में। तो अब होगा क्या इस केस में, अब इन दोनों सॉल्यूशन को जब सेम टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो इन सच कंडीशन जो वेपर प्रेशर है वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा, और कम किसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन अ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, मतलब जो हमने नॉन वोलेटाइल एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, देन इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज देन द प्योर सॉल्वेंट। समझ रहे हो कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पर ज़्यादा, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसीलिए वेपर प्रेशर हो गया डिक्रीज। सो अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, सो द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब है कितना वेपर प्रेशर में डिफरेंस हुआ, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, वो चीज़ आती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है हम इस फार्मूला के थ्रू जनरली इंडिकेट भी करते हैं, जनरली हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा हुआ क्योंकि ये सारा का सारा 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर सॉल्वेंट वाटर वेपर बना रहा है, बट जो आपका सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर जो है वो वाटर से कम होगा क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया गया है। अब इसे हम राउल्ट्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पर ये राउल्ट्स लॉ होता है, आपको मालूम ही है स्टूडेंट, P = P0 × x1। P0 जो होता है वो वेपर प्रेशर होता है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, अंडरस्टैंड, और जो P है वो होता है पार्शियल प्रेशर। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, इसमें जो डेल्टा P में से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे P1 की, तो P1 की वैल्यू रखने के बाद ये कंडीशन ऑब्टेंड होगी, डेल्टा P के रिस्पेक्ट में इस टाइप से सॉल्यूशन आएगा। एट लास्ट में 1 x1 + x2 = 1 x2 का आ जाएगा 1 - x1, इस टाइप से सॉल्यूशन होकर लास्ट में आएगा डेल्टा P = P0 x2। एज इट इज डेल्टा P/P0 हम करेंगे वो इस टाइप से कंडीशन आ जाएगी, और डेल्टा P की अगर वैल्यू हम रखेंगे P0 - के P1/P0 ये वाला, तो उस कंडीशन में आ जाएगा x2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि जो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओनली इंडिकेट द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये याद रखना अपने माइंड में नोट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस इंडिकेट करता है। वाइल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो टर्म है डेल्टा P/P0 ये बना जाके आपका RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P/P0 जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है आपका वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये माइंड में अपने क्लियर कर लेना, और ये आएगा x2 के इक्वल में। अब मैं क्या करूँगा, जो x2 है इस x2 का यूज करके इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये देखिए ये x2 की हम यूज करते हैं N2/N1 + N2 मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो N2 की वैल्यू क्या होती है, वेरी वेरी लेस देन, तो इसे निगलेक्ट करने के बाद ये कंडीशन बचेगी। N2 जो क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आफ्टर दैट N1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो फिर ये हम इस टाइप से P0 - P1, ये मतलब ये वैल्यू जो प्रीवियस में थी वो पुट करके ये फार्मूला आ जाएगा, एंड इस फार्मूला पर बेस देखिए डियर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल सॉल्व है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वन टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस वीडियो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जब प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा। इन दोनों टर्म्स की अगर हम कंपेयरिंग करें तो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट का
बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज लेस होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एंड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बिकॉज इन सॉल्यूशन वी हैव एडिड द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने की वजह से ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इन सच केस हाउ कैन वी फाइंड द टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना। तो यहाँ से हमें जनरली यहाँ पर दिख रहा है व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, मतलब जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास जो न्यू सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ प्योर सॉल्वेंट से। समझ रहे हो स्टूडेंट? इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल्टा टी बी से कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखना, हम जो प्योर वर्ड होता है प्योर का में हमेशा नॉट का यूज करते हैं, तो इसीलिए प्योर जो सॉल्वेंट है इसका हमने कंसीडर किया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका हमने कंसीडर किया हुआ बॉइलिंग पॉइंट टी बी। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट स्टेप में ये निकल कर आएगा, देखिए निकल के आएगा ये फार्मूला में आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस के टी नॉट बी। अब यहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि डेल्टा टी बी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, किससे इंक्रीज हुआ? डेल्टा टी बी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी किसका है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन में से हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस किया है, तो यहाँ पर एलिवेशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसमें ये चीज़ याद रखना है कि हमने नॉन वोलेटाइल, बस 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं बस इन तीनों टॉपिक्स में याद रखने के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 3 पॉइंट है स्टार्टिंग के, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों में सिर्फ सिंपल सा टर्म याद रखना पड़ता है। वो जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो उस वजह से हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस वजह से हम फाइंड आउट कर लेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए मैं आपसे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको। ये टॉपिक भी है रिलेशन बिटवीन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये इस टाइप से न्यूमेरिकल है। अब देखिए आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। इस टाइप से डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम आएगा। के बी का हम यहाँ पर इसका नेम भी देखो दिया हुआ है, इसके 2 नेम गिवन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक दूसरा नेम भी है इसका गिवन है एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे बोला जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसके 2 नेम गिवन है। आफ्टर दैट I will apply here the formula of molality। मोलरिटी का फार्मूला होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इफ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देन वी विल मल्टीप्लाई अपसाइड विद 1000। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये इस टर्म में आएगा I am equal to W2 इंटू 1000 इंटू अपॉन W2 M2 इंटू W1, इस टाइप से आएगा। और इस मोलरिटी की जो भी वैल्यू है ये उठाकर आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो इस टाइप से फाइंड होकर आ जाएगा डेल्टा टी बी के बी इंटू W2 इंटू 1000 W2 इंटू M2। इस टाइप से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। वांटा फैक्टर दिया है तो यहाँ पर इसे भी इंक्लूड करके इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक पर बेस्ड मैंने देखो मतलब फर्स्ट टॉपिक जो आपका था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल था, और इस टॉपिक पर भी बेस्ड भी न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल आप करिएगा, ये एनसीईआरटी से एनसीईआरटी में है ये न्यूमेरिकल, वहीं से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल करिएगा, बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इससे 100% मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस लीजिएगा मेरी बात को। 100% 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है इस टॉपिक से। ये इस टाइप से निकल आएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इस टॉपिक के, जैसे इसमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया है, फाइंड करेंगे मास अपॉन मोलर मास क्वेश्चन में दिया है 18 ग्राम मोलर मास होता है, 180 इतना मोल आ गया। सॉल्वेंट दिया है 1 kg मतलब 1000 kg ग्राम हो जाएगा। मोलरिटी आप फाइंड कर लोगे, ये मोलरिटी आ गई। डेल्टा टी बी का फार्मूला लगाओगे एम इंटू के बी की वैल्यू ये है, मोलरिटी ये है, तो ये आप क्या डेल्टा टी बी आ गया।
आफ्टर दैश डेल्टा टी वी फाइंड होने के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला लगा के डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस के टी नोट बी। डेल्टा टी बी आपका फाइंड आउट होकर आ गया है। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको फाइंड करना है टी बी। तो टी बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टी नोट बी है, टी नोट बी का मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट जो है 373.5 केल्विन। इसमें जो हमारे पास डेल्टा टी बी आया है उसे हम ऐड कर देंगे, तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी बी निकल के आ जाएगा, मतलब टी नोट बी को ऐड कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो वाटर होता है प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, एक्यूरेट होता है बिल्कुल। और डेल्टा टी बी जितना इंक्रीज हुआ वो मैंने ऐड कर दिया। इवन यहाँ पर एक क्या नाम आपका ये जो फार्मूला है इसे लिखने की नीड है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टी बी जो है इसे लिखने की नीड है। डेल्टा टी बी इस फार्मूला के बेस से हमने ये फाइंड आउट किया है, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस के टी नॉट बी। तो इस टर्म की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये क्या नाम आपका टी बी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा टी बी और टी नोट बी को ऐड करके हम फाइंड आउट करेंगे ये टर्म बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू टर्म दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज हुआ ये टर्म मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट उसी टाइप से हम एक्सप्लेन करेंगे जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में तो प्रिपेयर हुआ सॉल्यूशन। अब आप लोग ये बताइए ये सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट, अब मैं दोनों को फ्रीज में रखूँ तो ईजिली फ्रीज कौन होगा, सॉल्यूशन अदरवाइज प्योर सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, इसीलिए सॉल्यूशन इजीली फ्रीज हो जाएगा। आई मीन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। जिस टाइप से मैंने इसमें नॉट वर्ड यूज किया था, इसमें जो नॉट वर्ड है वो यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ आएगा। इसके लिए आपका जो नॉट के टर्म में आएगा इसके लिए आ जाएगा टी एफ, सॉल्यूशन का आ जाएगा यहाँ पर टी एफ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, देखो व्हेन बी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमने फ्रीज किया तो जो हमारे पास सॉल्यूशन इजीली फ्रीज हो गया एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन द freezing point of freezing point of pure solvent and solution is called depression in freezing point। यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इस टाइप से हम डिप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट के बिटवीन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और इस टाइप से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, उसका भी दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये फर्स्ट लाइन है टी एफ का मतलब है हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन है। सॉल्यूशन में हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इसमें देखिए स्टूडेंट जो ये डेल्टा फर्स्ट वाला जो टर्म है ये टी एफ किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट। टी एफ जो है सॉल्यूशन के लिए प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन को इंडिकेट कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट में क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया तो उस कंडीशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनते ही इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, आई मीन जो क्या नाम जो सॉल्यूशन है आपका वो इजीली फ्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। बट जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज होने में प्योरिटी होने की वजह से फ्रीज होने में टाइम लगेगा। इट मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा हाई एंड क्या नाम जो हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा लेस। दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ वी विल फर्दर डिस्क्राइब हेयर रिलेशन बिटवीन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखो ये उसी टाइप का फार्मूला जो हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एम मीन्स मोलिलिटी, तो डेल्टा टी एफ आएगा ये के एफ इंटू एम। के एफ तो आपको मालूम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका एक अनोदर नेम और आ गया, देखिए ध्यान से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्या और नाम है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे उसमें एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आया, इसमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया था। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, एम मीन्स मोलिटी, मोलिटी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कंडीशन जो है आपकी वो इस टाइप से आ जाएगी।
अभी देखिए हम नेक्स्ट पेज पर है, इस कंडीशन इस टाइप से आ जाएगी। अगर सॉल्यूशन यहाँ पर एक टर्म और आया है, अगर सॉल्यूशन की मोलिटी 1 मोल पर के जी है तो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, आई मीन डेल्टा टी एफ की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू के एफ। जब आप वैल्यू रखेंगे मोलिटी की तो कंडीशन इस टाइप से आएगी, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन WM2 इंटू W1। सारे टर्म्स के बारे में आपको मालूम हुआ। के एफ का मालूम है मोलर डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। W2 का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 जब डाटा गिवन मास ग्राम में हो। M2 मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 जो है वो है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस टाइप से आप M2 के थ्रू भी ये फार्मूला बना सकते हैं ईजिली। And dear student, is one numerical is also given here, that is also based on the formula of depression in freezing point। इसके थ्रू हम M2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोसिस। ध्यान से स्टूडेंट पढ़िएगा, यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। ऑस्मोसिस होता क्या है, जनरली ऑस्मोसिस की नीड कहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे हमारे जनरल लाइफ में कई टाइप की फिनोमिना आपने देखी होंगी, जैसे रॉ मैंगो जो है श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। उसी टाइप से जो रॉ मैंगो श्रिंक हो जाता है जब इसके पिकल्स को रखा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, उस टाइप से ब्लड की जो सेल्स हैं जब उन्हें सेलिन वाटर में रखा जाता है तो वह वाटर को लॉस कर देती है। इन सारी फिनोमिना के पीछे जो है वो एक रीजन होता है, उस रीजन का नाम होता है ऑस्मोसिस। क्या रीजन का नाम होता है? ऑस्मोसिस। डियर स्टूडेंट, ऑस्मोसिस में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के पीछे जो एक यहाँ पर बिटवीन एक मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए ये लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस ऑल द इन दीज ऑल प्रोसेस आ मेम्ब्रेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन दीज ऑल प्रोसेस, मतलब ये सारी प्रोसेस में एक मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेडअप होती है सेलुलोज एसीटेट की, ये बनी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक प्रोसेस क्या होती है ऑस्मोसिस की, डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। Osmosis is a process in which the solvent molecule always flow from the lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। मतलब ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड मूव करते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, ऑस्मोसिस की वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसे हम पाई से इंडिकेट करते हैं। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करवा दे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसे हम जनरली पाई से इंडिकेट करते हैं, पाई से इंडिकेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभार। osmotic pressure pi is directly proportional to concentration of solution and at given temperature pi equal to CRT आता है। और यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड C जो है कंसंट्रेशन। एट प्लेस ऑफ C वी कैन राइट इट हेयर N2 अपॉन B। N2 का मतलब है मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W2 अपॉन M2 ये वैल्यू पुट करेंगे, देन कंडीशन ये आएगी पाई इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT अपॉन B। एट लास्ट में M2 इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई B, ये कंडीशन आएगी। अब दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो दो क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं कि रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मॉलिक्यूल, और ये प्रूव करने के लिए आता है। तो मैं एक स्टूडेंट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला वाइडली यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, क्योंकि इस मेथड से हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास इजीली इस फार्मूला के थ्रू। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के मोलर मास, तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ एनी मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन और पॉलीमर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं आपको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जनरली वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जनरली सिमिलर हो, मतलब हमारे पास अगर दोनों सॉल्यूशन, इन बोथ सॉल्यूशनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होता है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑल IB
इंजेक्शन मस्ट बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, इट मीन्स बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्यूशन इंजेक्शन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन दे कैन नॉट मिक्सअप ड्यू टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जितने भी हमारे जो इंजेक्शन होते हैं, आईबी इंजेक्शन जो वेन में लगते हैं, नसों में लगते हैं, वो सारे आईबी इंजेक्शन जो हैं वो सारे कैसे होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे ब्लड की करस्पॉन्डिंग में। मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन जो एक दूसरे में ईजिली मिक्स नहीं हो पाते हैं, उस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है कि जितने भी आईबी इंजेक्शन होते हैं इंटर वेनिस वाले, मतलब जो वेन में लगते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.9% साल्ट सॉल्यूशन विद ब्लड सेल्स। मतलब 0.9% साल्ट सॉल्यूशन में अगर हम ब्लड की सेल्स को रखेंगे तो ब्लड की सेल्स भी श्रिंक नहीं होगी, जैसी हैं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। अदरवाइज हम नॉर्मल ब्लड को निकाल कर रखते हैं तो ब्लड से नॉर्मल वाटर में रखते हैं या नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो ब्लड की सेल्स श्रिंक हो जाती है, उनसे प्लाज्मा आउटसाइड निकल जाता है। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन ये थोड़ा अदर टाइप का होता है। इसमें जो when two isotonic solution are separated by semi permeable membrane no osmosis occurs। मतलब जब आप दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट कर दें एक दूसरे से, किसी भी टाइप के ऑस्मोसिस की प्रोसेस ना होती है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एग्जांपल दिया है 0.9% साल्ट सॉल्यूशन और 0.9% साल्ट सॉल्यूशन और ब्लड सेल्स को रखिए तो उस टाइप के सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक की प्रोसेस नहीं होगी, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होगी। अगर दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखा जाए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में प्रोसेस नहीं होगी। अगर दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखा जाए थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इसका जो और टॉपिक बच रहा है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थोड़ा मैं क्विकली बता दे रहा हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी दूसरे सॉल्यूशन की कंपेयरिंग में उसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल इसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल साल्ट कंसनट्रेशन लेस देन 0.9% होती है, उसमें अगर ब्लड सेल्स को रखेंगे तो साल्ट का जो ब्लड सेल्स नाउ वाटर विल एंटर इनटू ब्लड सेल। मतलब तो इस कंडीशन में जो वाटर है वो ब्लड सेल में इनसाइड ब्लड सेल के इनसाइड मूव करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और प्लाज्मोलाइसिस, ये किस टाइप का होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लाज्मोलाइसिस? आ सॉल्यूशन है भी इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन। मतलब ये तीनों जो सॉल्यूशन है अलग अलग कैटेगरी के हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन का सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर था, और क्या नाम हमारा जो एक टॉपिक यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, इसमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर था, दोनों को सेपरेट किया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और उधर का ज़्यादा है। इस कंडीशन में हाइपोटोनिक में जो आप सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, बट जो अदर सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो सॉल्यूशन हैविंग तो इस टाइप में क्या होगा कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल दिया है जैसे साल्ट कंसनट्रेशन जो है वो अगर 0.9% से ज़्यादा है तो ब्लड सेल नाउ ब्लड लॉस्ट देयर वाटर। अगर साल्ट कंसनट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है तो ब्लड की सेल्स से वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ